एक दिन रात भी मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तो मैं यूं ही करवट बदलती रही, फिर बाहर आकर बरामदे में टहलने लगी और उसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां से कल रात जीजा के भाई वह सबको देख रही थी। आज भी वह दोनों इसी काम में व्यस्त थे। उनको देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी आग उभरने लगी थी। मैं उनको बड़ी उत्सुकता नजरों से नजरें जमाए देखती रही कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं फौरन से मुड़कर देखा तो दीदी का देवर मेरे पास ही खड़ा था। जैसे ही उसको देखा तो मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे शांत रहने का इशारा करने लगा। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले आया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर कहने लगा, यार तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। सुबह जब भैंस और भैंसा को एक साथ देखा था तब तो बड़ी शर्मीली बनने का नाटक कर रही थी, और अब अपनी दीदी और जीजू को छुपकर देख रही हो। अरे यार, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वह मेरे करीब आया और मुझे बेड पर लिटाकर अपने दोनों हाथों से हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी। मेरा नाम सोनम है। दिखने में मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल के करीब है और यह हादसा जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ यह 3 साल पहले का है। जब मैं इंटर कर रही थी, मैंने शुरुआती जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मेरी बड़ी बहन की उम्र मुझसे 5 साल ज्यादा थी। उसकी शादी 1 महीने पहले ही बहुत अमीर घराने के एक लड़के से हुई जो गांव में अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी किया करते हैं। शादी के 3 महीने बाद मेरी बहन ससुराल से मायके आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं छुट्टियों में उसके ससुराल आकर गुजारूं, जिसकी मैंने हामी भर ली थी क्योंकि मैं भी दीदी के गांव का ससुराल देखना चाहती थी। छुट्टियां हुई तो मैं अपना सामान पैक कर उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो 3 बजे का वक्त था और बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही थी। घर पहुंचते ही मैंने नहाकर अपने कपड़े बदले थे। उसी वक्त मेरे जीजू भी खाने के लिए घर पर आ गए थे। थोड़ी देर के बाद वह दोबारा खेतों पर चले गए। उनका घर गांव से दूर खेतों में ही बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत था। उस घर को देखकर तो मैं हैरान हुई थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी दीदी ने मुझे रहने के लिए अपने बगल वाला कमरा दिया था, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें उनका देवर रहता था जो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ा था। वह एक कंपनी बड़ी पोस्ट पर था। वह भी छुट्टियां गुजारने अपने घर आया हुआ था। जिस दिन मैं यहाँ पहुंची तो काफी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। अगली सुबह लगभग 4 बजे दीदी ने मुझे उठाया और कॉफी दी, जिसके बाद मुझसे कहने लगी कि चलो सुबह की टहलने को चलते हैं। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी उठ गई हैं। खैर, मैं तो चुप रही और उनके साथ टहलने के लिए चली गई। सुबह सुबह ठंडी ठंडी घास पर चलकर काफी अच्छा लग रहा था। 30 मिनट टहलने के बाद दीदी कहने लगी कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उनसे कहा कि आप चली जाएं। मैं थोड़ी देर कुछ समय और यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ। दीदी तो वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि दीदी का देवर ट्यूबवेल के पानी से नहा रहा था और उस पर को कोई कपड़ा नहीं था। फिर मैं एक पेड़ के पीछे खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी भी मर्द को इस हालत में नहीं देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रही। वह मेरी मौजूदगी से बेखबर होकर नहा रहा था। उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मेरी नज़र जैसे ही उसकी टांगों पर गई तो मैं हैरान रह गई। इससे पहले मैंने सिर्फ वीडियो में यह सब देखा था, लेकिन हकीकत में आज पहली बार देख रही थी। उसने एक बार और पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर कपड़े पहन लिए और घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहां रुकी और फिर मैं भी घर चली गई। उसको इस हालत में देखकर मैं काफी हैरान हो चुकी थी। घर पहुंची तो दीदी ने नाश्ता लगा दिया था। दीदी का देवर भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसको देखकर मुझे काफी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे जीजू किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए तो दीदी ने अपने देवर से कहा कि वह मेरी बहन को अपना खेतों में जो बंगला दिखा लाए, जिस पर वह कहने लगा क्यों नहीं,
भाभी जरूर। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलो तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाकर लाता हूँ। सुबह मैं उसको इस हालत में देख चुकी थी, इसके बाद तो मुझे उसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी। और अब बाजी ने मुझे उसके साथ जाने को कह दिया था, आप अंदाजा कर सकते हैं इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर मैं इनकार ना कर सकी और उसके साथ फार्म हाउस देखने के लिए चल पड़ी। हम लोग मोटरसाइकिल से फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ ही फासले पर था। रास्ते में वह मुझसे बातें कर रहा था और मैं उसको हाँ में जवाब दे रही थी। बातों के दौरान मैंने महसूस किया कि वह काफी हंसमुख लड़का है। फिर कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए, जहां उसने मुझे अपने गन्ने और आम के बाग दिखाए और उसके बाद वह अपने फार्म पर ले गया और कहने लगा, चलो मैं तुमको फार्म दिखाता हूँ। उसने बताया कि इस फार्म में मुर्रा भैंस है जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं। डेयरी फार्म के एक कोने पर एक भैंसा था जिसके बारे में उसने बताया कि इस इलाके में इस नस्ल का भैंसा सिर्फ हमारे पास है और उसको खरीदने के लिए लोगों ने हमें 2 लाख रुपए की ऑफर की, लेकिन हमने इसे नहीं बेचा। अभी वह मुझसे बातें कर ही रहा था कि भैंसा दौड़ता हुआ भैंस के पास पहुंच गया और उसने एक भैंस को सूंघना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद ही वह भैंस के साथ वो सब करने लगा। यह सीन देखकर तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई थी। मैंने फौरन से अपनी निगाहें नीचे की तरफ की और उससे कहा, चलो यहाँ से मुझे घर जाना है। तो वह कहने लगा, क्यों क्या हुआ। तो मैं गुस्से भरे अंदाज में बोली, क्या यह सब दिखाने के लिए लाए थे तुम मुझे। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैंसे का काम है, देखा नहीं वह अपना काम कर रहा है। वह अभी तक भैंस के साथ ही लगा हुआ था। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस चल दी। फिर वह भी साथ हो गया और कहने लगा, देखो यह तो सब आम बात है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। उसके चेहरे पर अभी भी अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर मैंने अपने कदम तेज तेज उठाना शुरू कर दिए तो उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इंसान भी तो यही सब कुछ करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपने बेडरूम में करते हैं और कोई उनको नहीं देखता। मैं खामोशी से चलती रही और घर जाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। सुबह सुबह जीजू और दीदी को उस हालत में देखा था और अब भैंस और गाय को यह सब करते हुए देख लिया। इसके बाद तो मुझे न जाने क्या होने लगा था। फिर मुझे नहीं मालूम किस वक्त मुझे नींद आ गई। दोपहर के समय दीदी ने मुझे उठाया तो मैंने दोपहर का खाना खाया। इसी दौरान जीजू मुझसे कहने लगे, यहाँ की जिंदगी भी अजीब सी लगेगी तुमको सोनम, यहाँ लोग सुबह उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। खाने के बाद मैं फिर अपने कमरे में चली गई, मगर अभी तक मेरी आंखों के सामने सुबह वाला मंजर ही घूम रहे थे, जिससे मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद नहीं आई। जिस पर मैंने सोचा कि बाहर चलकर ताजा हवा में कुछ देर चहलकदमी कर लेती हूँ। यह सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के चारों तरफ अंधेरा था। मैं बरामदे में टहलते हुए दीदी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सुनकर मैं खिड़की के पास ही रुक गई। खिड़की थोड़ी सी खुली थी और उस पर जाली लगी हुई थी। कमरे के अंदर नीले रंग का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि जीजू बेड के पास खड़े हैं और उन्होंने धोती पहन रखी है, जबकि दीदी बेड के ऊपर बैठी हुई थी। फिर जीजू ने दीदी का बाजू पकड़कर उनको उठाया। फिर जीजू दीदी के साथ वही सब करने लगे जो मैंने भैंस और गाय को करते हुए देखा था। ना चाहते हुए भी मैं उनको देखती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर चुपके से अपने कमरे में आ गई। मैं जवान थी और साथ में खूबसूरत भी थी। मेरे तो जज्बात संभाले नहीं संभल रहे थे। जब से मैं यहाँ पर आई थी मेरी आंखों के सामने इसी तरह के नज़ारे आ रहे थे। मेरा दिल अंदर से बेतहाशा बेचैन हो चुका था। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं वॉक के लिए निकली तो उसी जगह जाकर रुक गई जहाँ कल मैंने अपनी बहन के देवर को नहाते हुए देखा था। वह आज भी वहीं पर मौजूद था। अब मेरा किसी
भी चीज में दिल नहीं लग रहा था, हर वक्त उन्हीं ख्यालों में खोई रहती। इस रात भी मुझे नींद नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद में फिर बाहर आई और उसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां से कल रात जीजू और दीदी को देख रही थी। आज भी वह दोनों इसी काम में व्यस्त थे कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने फौरन से मुड़कर देखा तो दीदी का देवर मेरे पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे चुप करने का इशारा करने लगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया, मुझसे कहने लगा, क्या देख रही थी तुम खिड़की से? मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था, लेकिन कुछ समय बाद वह हंसते हुए बोला, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है, सभी मर्द और औरतें यही काम करते हैं। इस वक्त मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और बुरी तरह से कांप रही थी। फिर वह कहने लगा, यार तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। सुबह जब गाय और भैंस को एक साथ देखा था तब तो बड़ी शर्मीली बनने का नाटक कर रही थी, और अब अपनी बहन और जीजू को छुप छुप कर देख रही हो। सोनम, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना कहकर वह मेरे करीब आया, फिर अचानक से उसने मुझे धीरे धीरे छूना शुरू कर दिया तो ना जाने क्यों मैं भी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि जैसे कुछ देर पहले मैं दूसरे का कमरे में दीदी और जीजू की आवाज सुन रही थी, इसी तरह दीदी और जीजू भी इस कमरे से हमारी आवाज सुन सकते हैं। तो मैंने उसके कान में धीरे से कहा, देखो दूसरे कमरे में दीदी और जीजू हैं और वह हमारी आवाज सुन लेंगे, जिस पर उसको भी खतरे का एहसास होने लगा। फिर वह उठकर खड़ा हो गया और फिर मुझसे चलने को कहने लगा। मैंने कहा, कहाँ पर? तो कहने लगा, मेरे पीछे आओ। तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलती। कमरे से लगभग 20-30 कदम की दूरी पर एक और कमरा था जिसमें 2 बेड थे। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने मुझ पर पूरी रात प्यार लुटाया। सुबह तक हम दोनों कमरे में ही रहे। इसके बाद तो जब तक मैं यहाँ रही यही सब कुछ होता रहा। फिर 1 महीने बाद मैं अपने वापस घर चली गई, मगर अगले साल की छुट्टियां भी मैंने दीदी के ही घर पर गुजारी थी। लेकिन इस बार दीदी को मेरे और उसके देवर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। दीदी ने मुझे बहुत डांटा, कहने लगी, सोनम यह जो तुम कर रही हो, शादी से पहले किसी के साथ ताल्लुक बनाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैं सर झुकाए दीदी की डांट सुन रही थी। मैंने रोते हुए दीदी से कही, मैं आपके देवर से बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर दीदी कहने लगी, तो पहले बताती ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। कुछ ही दिन बाद दीदी ने मम्मी पापा से कहकर मेरा रिश्ता अपने देवर से करवा दिया और फिर हमारी शादी हो गई। दोस्तों, शादी से पहले दोस्ती करना अच्छा नहीं होता है। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।